गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों को हम फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म गतिमान आवेश और चुंबकत्व से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम के लिए उनके बारे में हम बताएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे स्टेट बोर्ड में एमपी बोर्ड की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। और कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन, है ना, हम सभी स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड कंपटीशन एग्ज़ाम उन सबको सबसे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर उनसे आधारित क्वेश्चन ये हैं, है ना। तो आप लोगों को कुछ तो आंसर ऐसे होंगे जिनका डायरेक्ट आंसर होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे, है ना। तो कुछ ट्रिक से या कुछ फार्मूला से जिस बेस पर ये आंसर बताए आएंगे वो हम बताएंगे। लेकिन ये भी बता दें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनका डायरेक्ट आंसर रहेगा। और वैसे तो आप लोग किसी कहीं से भी इनको पढ़ सकते हैं, है ना, बुक में ही सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन कुछ का आंसर जो है कि सॉल्व करके बताए जाएंगे, है ना, तो शॉर्टकट में। तो इसलिए आप लोगों को पढ़ना ये ज़रूरी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, यानी चैप्टर 4 से, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। तो इसमें कम से कम आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे और उसमें से बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो भी आएगा वो इन्हीं से रहेगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव का, धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किसने किया। धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किसने किया, तो ये आपको बता दें ओस्टर्ड ने। किसने? ओस्टर्ड ने 1820 में, ठीक। धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन, धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन या चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या किसने किया था, तो ओस्टर्ड ने किया था, ठीक है ना। अब ये बता दें जो स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश, कोई आवेश स्थिर है तो अपने आसपास जो उत्पन्न करता है क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। इस चैप्टर के डिटेल में क्या चाहेंगे तो डिटेल का पूरा वीडियो इसके पहले बन चुका है, उसमें आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। हम केवल आज ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये ध्यान रखना। कभी ये फिल इन दी ब्लैंक से पूछ देता है ना। तीसरा जो गतिमान आवेश है, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, उत्पन्न करता है। सुन के भी देखना, मान लीजिए कहीं नहीं दिख रहा है तो सुने तो रहोगे क्या लिखा है। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब धारावाही चालक, धारावाही चालक, किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो धारावाही चालक केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब सोचिए, यहाँ पर याद रखना, कंफ्यूजन में ना होना। यदि आप विद्युत क्षेत्र की बात करें तो कौन उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो कौन उत्पन्न करता है, धारावाही चालक। और जो गतिमान आवेश है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है ना। यदि
यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें नेट आवेश, नेट मतलब परिणामी कुल आवेश, कुल आवेश शून्य होता है। मतलब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित होती है, पर उसका कुल आवेश जो होता है वो क्या माना जाता है? शून्य। ध्यान रखना, किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो नेट आवेश होता है, कुल आवेश जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है ना। फिर ओस्टर्ड के प्रयोग में, ओस्टर्ड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा एम्पियर के तैरने के नियम से, एम्पियर के तैरने के नियम से ज्ञात किया जाता है। ओस्टर्ड के प्रयोग में जो चुंबकीय सुई का विक्षेप होता है उसकी दिशा किधर होगी, ये किसके पता चला है? एम्पियर के नियम से। अब ये अब ओस्टर्ड का प्रयोग क्या होता है, इसका इस चैप्टर के प्ले लिस्ट में जा करके और उसका बायसवार्ट के नियम के आसपास देख सकते हैं, है ना। ओस्टर्ड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा एम्पियर के तैरने के नियम से ज्ञात की जाती है ना। अब ओस्टर्ड का प्रयोग अब आपको यहाँ नहीं बताया जा सकता। ठीक। फिर इसमें आता है बायसवार्ट का नियम। बायसवार्ट का नियम में ये है dB बराबर μ0 अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। इसी को सदिश रूप में कैसे लिखते हैं? सदिश रूप में तो dB बराबर लिखा जाता है μ0 अपान 4 पाई I अपान r क्यूब्ड और यहाँ dl क्रॉस r जेड, या इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है dB μ0 अपान 4 पाई I अपान r स्क्वायर और यहाँ dl क्रॉस r कैप। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि यहाँ देखिएगा, यहाँ r क्यूब है तो यहाँ dl क्रॉस r है, dl क्रॉस r है तो r क्यूब है, जब dl r कैप है तो r स्क्वायर है। बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि दोनों, एक में r क्यूब है एक में r स्क्वायर, ये दोनों कैसे सही हो सकता है? तो सही हो सकता है, यहाँ चेंज है, ये वेक्टर r है तो r क्यूब, ये r कैप है तो r स्क्वायर। r कैप यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसको डिटेल में यदि जानना है तो बायसवार्ट लॉ पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर हम केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए फार्मूला बता रहे हैं, उसका डिटेल पहले से बना हुआ है। तो बायसवार्ट का नियम ये होता है, सदिश रूप में लिखेंगे तो ये हो सकता है या कि फिर ये हो सकता है। ठीक है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये बता दें, यदि ये साइन है, ये क्रॉस साइन क्या बताता है? ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तीव्रता की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। यदि ये कहीं साइन बना हुआ है क्रॉस, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। और यदि डॉट वाला साइन बना है ये, तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है ना। ध्यान देना, इस चैप्टर वाले में भाई बहुत जगह ऐसा होता है, इस प्रकार से साइन बना रहता है, इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ है, और यदि डॉट 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 बना है तो इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है।
तो ये साइन को जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। बायसवार्ट के नियम के अनुप्रयोग में बायसवार्ट के नियम के अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग हैं। कुंडली के केंद्र पर तीव्रता, चुंबकीय अक्ष यानी अक्ष पर तीव्रता और रिजरेखी धारावाही चालक के कारण तीव्रता, है ना। बायसवार्ट के नियम के अनुप्रयोग हैं। तो मान लीजिए अनंत लंबाई के रिजरेखीय धारावाही चालक के कारण तीव्रता, अनंत लंबाई की रिजरेखी धारावाही चालक के कारण तीव्रता, तब B बराबर होता है μ0/4 पाई 2I/r। r मीन्स दूरी से है, चालक से। जैसे ये चालक है, इसमें प्रवाहित धारा I है, ये r दूरी पर यहाँ बिंदु है, तो यहाँ पर तीव्रता का जो मान होगा वो ये आएगा। ये चालक है, धारा I है, r दूरी पर बिंदु P है, तो यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी ये। इसको चाहे तो हम कैंसिल कर दें, तो ये 2 से 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा μ0I/2 पाई r, ठीक है, μ0I/2 पाई r। और 2 पाई r को परिधि न लिख देना, परिधि तब होता है जब ये r त्रिज्या हो। ये r यहाँ सिर्फ दूरी आए है, ठीक है ना। हर जगह 2 पाई r को परिधि नहीं कहा जा सकता है, पता नहीं वो 2 पाई r किस पद में आया है। अब जब r वृत्त की त्रिज्या हो तब 2 पाई r परिधि कहला सकता है, ठीक है ना। तो अनंत लंबाई की रिजरेखी धारावाही चालक कारण तीव्रता इतना होता है, ठीक। हम्म, 11 नंबर। अब किसी वृत्ती लूप कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है μ0/4 पाई 2 पाई I/r। ये मात्रक उसका टेस्ला होगा, ठीक है। इसको आप काटेंगे तो कुछ और हो जाएगा, बिना काटे इतना आंसर ही चला सही हो जाता है। फिर भी यदि कोई चाहे कि सर काट दे तो क्या होगा, तो B बराबर μ0I/, ये क्या हो जाएगा 2r। पाई से पाई कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो μ0I/2r, ठीक है ना। लूप है, लूप के बारे में जानिए। तार के एक चक्कर घुमाया गया है तो उसको लूप बोलते हैं। अब एक से ज़्यादा चक्कर होने पर उसी को कुंडली कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई तार है, उसको एक चक्कर घुमाया गया तो उसको सिर्फ क्या बोलेंगे, लूप। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा चक्कर लगा दिए गए तो उसी को कुंडली बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के लिए फार्मूला वही होगा। अब वह चक्करों की संख्या रही तो गुना हो जाएगा बस। वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर निकालते हैं तो ये आता है μ0/4 पाई 2 पाई I/a² प्लस x²। ये यहाँ पर ये ऐसे आए हैं, ये अक्ष में x दूरी पर बिंदु ये है, और यहाँ इसकी ये त्रिज्या है, और ये r दूरी पर ये बिंदु है। यहाँ से दूरी r है, और ये x है, ये इसकी त्रिज्या है। तो ये फार्मूला होता है, यानी ये वृत्तीय लूप है। इस वृत्तीय लूप के अक्ष में ये बिंदु है x दूरी पर, तो यहाँ पर तीव्रता का मान, ये फार्मूला डिराइव है। इसको आप पीछे देख सकते हैं वीडियो में,
तो वृत्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है, 3/2 भी यहाँ रहेगा, ठीक है ना। μ0/4 पाई 2 पाई आई a² प्लस x²। यहाँ से x का मान 0 कर देंगे तो केंद्र वाला आ जाएगा। यदि हम x का मान a के बराबर ले लेंगे तो पता चला त्रिज्या के बराबर दूरी पर तीव्रता हो कितनी होगी वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसके बाद ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर होता है ILB साइन थीटा, ठीक है ना। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है। ध्यान देना, कई बार ये आया है, खाली स्थान में आ जाता है। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, कोई चालक धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र समांतर तो लगने वाला बल क्या होता है, शून्य होता है। और यदि चालक मतलब धारावाही चालक, यही धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो लगने वाला बल अधिकतम होता है, लगने वाला बल अधिकतम होता है, ठीक है ना। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है और यह बल F बराबर होता है QVB साइन थीटा, या इसी को लिखेंगे तो वेक्टर F बराबर Q और ये V क्रॉस B, ठीक है ना। ये रहा। लेकिन यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र दोनों में गतिमान है, यदि कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो उस पर लगने वाला बल यह बराबर, देखिए जैसे मान लीजिए कोई आवेशित कण है, ऐसे जगह गतिमान है जहां विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के कारण भी बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी, तो उस वह बल का मान जो होता है वो F Q और ये होता है E प्लस V क्रॉस B। ये क्या होता है कि विद्युत बल जो होता है वो QE होता है, चुंबकीय बल QVB होता था, Q कॉमन ले लिया गया है। एक होता है विद्युत बल, एक होता है चुंबकीय बल, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो Q कॉमन आ जाएगा। विद्युत बल QE होता है, चुंबकीय बल QVB होता है, तो Q कॉमन ले लिया, ये आया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
18 नंबर। अब कोई आवेशित कण है जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसमें कई स्थितियां होती हैं। क्या क्या होंगी देखिएगा जल्दी जल्दी। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उसका मार्ग सरल रेखा होता है। सरल रेखा या सरल रेखी जो भी कह दो, उसका मार्ग कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उसका मार्ग सरल रेखीय होता है। और ये जान लो कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, ये उतना ही वह लाइन अब कौन लिखे, क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। क्या कहा हमने? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका मार्ग कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार। और ये भी बता दें कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर qv/mv होता है। ठीक है ना? r बराबर, और ये आया कैसे है देखिए, जब वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तब केंद्र बल और लॉरेंज बल बराबर होंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो mv/r बराबर qv हुआ तो r qv बराबर mv हुआ तो r बराबर mv/qv ये आएगा। ठीक है ना? तो ये जब वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या इतनी होगी और आवृत्ति उसकी क्या होती है? आवृत्ति f या कि न्यू बराबर qv/2πm। ये इसको कैसे लाएंगे? आवर्तकाल निकाल लेंगे, आवर्तकाल निकालने के बाद उसका उल्टा कर देंगे तो ये आएगा। तो ये फार्मूला अब हम क्योंकि डिटेल में नहीं बता रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बता रहे हैं। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बराबर इतना, उसकी आवृत्ति जो होगी आवेशित कण की, तो ये फार्मूला याद रखना। ठीक है ना? अब 21 नंबर, जब कोई आवेशित कण वही लिख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण बनाते हुए, ध्यान रखना बहुत जरूरी है, न्यून कोण 90 अंश से कम, 30, 45, 60, 35, 36 कुछ लिख दे। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो उसका मार्ग कैसा होता है? हेलिकल। इंग्लिश में उसको बोलते हैं हेलिकल या कि हेलिक्स, या हिंदी में बोलते हैं कुंडलनीवत, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना? कुंडलनीवत, उसका मार्ग कैसा होता है? कुंडलनीवत होता है ना? ये इंग्लिश में हेलिक्स कुंडलनीवत होता है। और वो मार्ग कैसा कहलाता है? ऐसे ये हेलिकल मार्ग होता है। ठीक है ना? अब 22 नंबर,
तो ये हो गया। इसके बाद अब ये एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? ये BDL बराबर म्यू जीरो आई, ये है एम्पियर का परिपथी नियम। इसको बोलते हैं बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धारा का म्यू जीरो गुना होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भी थोड़ा बता दें, म्यू जीरो क्या है? निर्वात की चुंबकनशीलता। इसका मात्रक भी लिख दें, इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर गुणे मीटर, ये ठीक है ना। एक और संबंध होता है म्यू जीरो म्यू आर बराबर म्यू, या इसी को म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू जीरो। ठीक है। इसको बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकनशीलता। ठीक है ना। इसको बोलते हैं माध्यम की चुंबकनशीलता। ये तो जान ही गए हो, निर्वात की चुंबकनशीलता। क्या कहा हमने? ये माध्यम की चुंबकनशीलता है और ये निर्वात की चुंबकनशीलता है। इन दोनों का अनुपात जो है आपेक्षिक चुंबकनशीलता है। इन दोनों का मात्रक यही है, इन दोनों का मात्रक यही है और इसका कोई मात्रक नहीं, इसका म्यू आर का कोई मात्रक नहीं होता है। इन दोनों का मात्रक यही होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है ना। 25 नंबर ये तो बता दें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो देखिए CGS में गास होता है, गास या कि ओस्टर्ड, और SI में टेस्ला या न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स या वेबर पर मीटर स्क्वायर, 3 ठो होते हैं। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक CGS में गास या कि ओस्टर्ड और SI में टेस्ला या कि न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स या वेबर पर मीटर स्क्वायर। जहाँ ये भी बता दें, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गास या कि 1 गास बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। ध्यान रखना, 1 टेस्ला लिखेंगे तो 10⁴ गास, और 1 गास लिखेंगे तो 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है ना। ये 26 नंबर एम्पियर के परिपथी नियम का कुछ अनुप्रयोग भी होता है ना। सोलेनॉइड परिनालिका
वैसे डिटेल में उसको नहीं बता रहे हैं, है ना। यानी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सूत्र होता है B बराबर μ0 N I, और यही परिनालिका के एक सिरे पर तीव्रता, परिनालिका के केंद्र पर ये या परिनालिका के एक सिरे पर तीव्रता B बराबर μ0 Ni बटे 2 होता है। अर्थात ये हुआ यानी B केंद्र बराबर 2B सिरे, ठीक है ना। यानी केंद्र पर जो तीव्रता होता है उस सिरे की तीव्रता का 2 गुना होता है। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है ना। 28 नंबर, एक होता है टोरॉइड, एंकर वलय, टोरॉइड बोलते हैं, के कारण तीव्रता, यही होता है उसमें μ0 Ni, ठीक है ना। परिनालिका को सोलेनॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सोलेनॉइड, ये इंग्लिश में, ठीक है ना। एंकर वलय टोरॉइड के कारण तीव्रता इतनी होती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद आता है, ये बता दें, धारावाही लूप एक चुंबक की तरह कार्य करता है। इसका आप डिटेल में पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। धारावाही लूप एक चुंबक की तरह कार्य करता है जिसका चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है I इंटू A या M बराबर NIA। जैसे ये लूप है, इसमें धारा प्रवाहित की गई और इसका क्षेत्रफल A है। ये लूप है, उसका धारा I है, क्षेत्रफल A है, तो M बराबर क्या होगा? IA। और चक्कर N है तो ये हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। इसको 5 चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे फिर, है ना। धारावाही लूप एक चुंबक की तरह है, बल्कि कहीं लिखा रहता दंड चुंबक की तरह है, कार्य करता है। चुंबक की तरह न कह के चुंबकीय द्विध्रुव भी बोल सकता है। धारावाही लूप एक चुंबक की तरह है, इसकी तरह है, चुंबक की तरह है। और यहाँ पर लिख दिया जाता है चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यानी धारावाही लूप एक चुंबक की तरह कार्य करता है या धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण का ये फार्मूला है, ठीक है ना। ये अब जो चुंबकीय आघूर्ण आया, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, मात्रक एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर, ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बता दें, एम्पियर का ये नियम है, एम्पियर का नियम यानी M बराबर I इंटू A, चुंबकीय आघूर्ण बराबर धारा गुणे क्षेत्रफल। ये I इंटू A है, इसी को एम्पियर का नियम भी कहते हैं। एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम अलग है, एम्पियर के तैरने का नियम अलग है। और एम्पियर का नियम ये आया है कि धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्षेत्रफल है। अब यदि लूप त्रिज्या वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ बातों को और बता दें, बहुत महत्वपूर्ण है। ये नीट जेईई तक में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यानी ये M बराबर जो I इंटू A बताया है, तो M बराबर I पाई आर स्क्वायर हो सकता है, M बराबर I A स्क्वायर हो सकता है, M बराबर I L इंटू B हो सकता है। यदि मान लीजिए ऐसा है तो त्रिज्या R है तो पाई आर स्क्वायर, A बराबर पाई आर स्क्वायर, ए क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये मान लीजिए वर्ग है, क्या है? वर्ग है, क्या है?
वर्ग। तो इसके लिए ए बराबर क्या लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर। और यदि ये क्या है, आयत है, क्या है, आयत है, तो ये लंबाई ये चौड़ाई, तो ये हो जाएगा, है ना। एम बराबर आई इंटू ए होता है, तो ए की जगह पाई आर स्क्वायर, ये वृत्ताकार है तो ए की जगह भुजा स्क्वायर, यदि वर्गाकार है तो, और यदि आयताकार है तो ए बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसके बाद आ जाता है धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। धारावाही कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा। और इसके जगह चाहो तो क्या लिख सकते हो, देखो तो फार्मूला होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, और NIA के जगह क्या हो तो हम क्या लिख दें, ऐसा। तो ये NIA हो तो यम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण हो गया। ठीक है ना, या यन फेरों की संख्या है, NIA के जगह पर यम लिख दिया, वो देखो उस फार्मूला से। ठीक है ना, ये रहा धारामापी के द्वारा धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है ना, चल कुंडली धारामापी एक होता है। धारामापी का मतलब यहाँ चल कुंडली धारामापी में चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं। धारामापी में यानी चल कुंडली धारामापी में चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय रहे। त्रिज्यीय, ध्यान रखना, त्रिज्यीय। ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र ये इस प्रकार कटे होते हैं, ऐसे यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस प्रकार रहे, ऐसे त्रिज्यीय, ऐसे ये है ना, ये त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये यन है और ये यस है। अवतल बेलनाकार कटे होते हैं। धारामापी चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं, क्यों? ताकि चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, त्रिज्यीय रहे। और त्रिज्यीय होने से क्या होता है, बलयुग्म आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। धारामापी का सिद्धांत I प्रोपोर्शनल थीटा। धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है, ये I लिखा है। धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये धारा है, ये विक्षेप है। ठीक है ना, 36 नंबर। धारामापी से अमीटर और वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है।
धारामापी से अमीटर और वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। अमीटर के द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा को मापा जाता है। अमीटर के द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा को मापा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। अमीटर यदि है, अमीटर के द्वारा क्या करते हैं? परिपथ में प्रवाहित धारा को मापते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ये बता दें, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। शून्य होता है। ठीक, आदर्श जब लिखा रहेगा तो क्या लिखोगे? शून्य। ध्यान दीजिए, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन यदि केवल अमीटर लिखा तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है लिखोगे। यदि अमीटर का प्रतिरोध तो खाली स्थान में लिख दोगे बहुत कम, और यदि आदर्श अमीटर कहेगा तो शून्य। ठीक है ना। और धारा माप, हमने कहा धारा मापी से अमीटर और वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। तो धारा मापी से अमीटर बनाने के लिए, अमीटर बनाने के लिए उसके साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का, धारामापी से अमीटर बनाने के लिए उसके साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। जैसे कोई धारामापी है, जैसे यह है धारामापी, यदि ये है क्या है? ये धारामापी है। यदि इससे आप चाहते हैं क्या बनाना है? अमीटर, तो इसके साथ ऐसे समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाए? अमीटर बन गया। ये क्या है? धारामापी है। और यदि समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिए तो क्या बन गए? ये तार जोड़ा जाता है। ठीक है ना। धारामापी से अमीटर बनाने के लिए उसके साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, जिसे शंट कहते हैं। जिसे शंट कहते हैं। यानी धारामापी से अमीटर बनाते समय, धारामापी से अमीटर बनाते समय जो समांतर क्रम में ये तार जोड़ा गया है, इसका नाम क्या होता है? शंट। ठीक है ना। और शंट का जो प्रतिरोध होता है, शंट का प्रतिरोध, कौन सा शंट? जो धारामापी से अमीटर बनाने के लिए यूज किया गया उसका, तो उसका प्रतिरोध यस बराबर होता है GIG अपान I माइनस IG। ये इसका डिटेल आप पढ़ेंगे, डिटेल में आप अलग से वीडियो उसको आप देख सकते हैं। यस बराबर GIG अपान I माइनस IG। ठीक है। ये उस शंट का प्रतिरोध है जो धारामापी से अमीटर बनाने के लिए उपयोग किया गया है। यानी आपसे ये कहा जा सकता है कि धारामापी से अमीटर बनाने के लिए आवश्यक प्रतिरोध ये। ठीक है ना। अब ये भी बता दें, ये जो प्रतिरोध धारा अमीटर बनाया गया ना, अमीटर, तो अमीटर का प्रतिरोध है धारामापी के प्रतिरोध से, धारामापी के प्रतिरोध से कम होता है, कम होता है। ये अमीटर का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है ना। अब क्या होता है देखिए, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का
विभवांतर मापा जाता है। ठीक है। अमीटर के द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा को मापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ठीक, जैसे अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वैसे ही वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक। 45 आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। प्रतिरोध अनंत होता है। यदि वोल्ट मीटर भर लिखा है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, पर जब आदर्श शब्द लिखा रहेगा तो अनंत। ठीक है ना। धारामापी से वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। सुनिए, जब धारामापी से अमीटर बना रहे थे तो कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा गया था, उसको शंट कहा गया था। लेकिन इसका ऐसा कोई नाम नहीं है। जैसे अमीटर बनाने के लिए जो तार यूज किया जाता है प्रतिरोध, उसको शंट कहते हैं। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो यूज किया जाता है उसका ऐसा कोई नाम नहीं है। पर ये ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है ना। और यह प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध मतलब जो इससे बनाया गया है, ठीक है ना, उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है और यह प्रतिरोध R बराबर होता है V/IG माइनस G। ये V विभवांतर है, IG धारामापी से जाने वाली धारा, G उसका धारामापी का प्रतिरोध। ये आ लिखा गया है उच्च प्रतिरोध का तार, तो यह उच्च प्रतिरोध R बराबर इतना। समझ लीजिएगा कि अमीटर वोल्ट मीटर बनाने के लिए ये प्रतिरोध का मान है ना। ये शार्ट में हम लिख दिया कि जो प्रतिरोध होता है वो इतना होता है, यानी वोल्ट मीटर बनाने के लिए आवश्यक प्रतिरोध इतना। ठीक है ना। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है धारामापी के प्रतिरोध से अधिक होता है। धारामापी के प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक है ना। ये आ लिखा हमने, देखिएगा यहाँ अमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है धारामापी का प्रतिरोध, और ये छोटा होता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। ठीक है। अमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है वो धारामापी के प्रतिरोध से, ये उससे। ठीक। और ये 50 नंबर ये भी बता दें, एक होता है एक विभवमापी होता है। तो विभवमापी जो होता है आदर्श वोल्ट मीटर होता है, तो इसका मतलब विभवमापी का प्रतिरोध फिर कितना माना जाएगा? अनंत। ठीक है ना। विभवमापी का प्रतिरोध
सबसे अधिक। यही कारण है कि विभवमापी को आदर्श वोल्टमीटर कहा जाता है। ठीक है ना। विभवमापी का प्रतिरोध है सबसे अधिक होता है। 2 बार लिख दिए थे। विभवमापी का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, यही कारण है कि विभवमापी को आदर्श वोल्टमीटर कहा जाता है। एक और लिखे देते हैं। दो आवेश एक दूसरे के समांतर गति नहीं कर सकते। 2 आवेश एक दूसरे के समांतर गति नहीं कर सकते। क्यों? यदि ऐसे जाएंगे तो समान है तो प्रतिकर्षित होंगे, और विजाती हैं तो आकर्षित होंगे, तो समांतर नहीं रह पाएंगे, है ना। और 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल F बराबर μ0/4 पाई 2I1I2L/R है ना। धारा की दिशा समान, आकर्षण विपरीत प्रतिकर्षण। यहाँ हम ये बोले हैं 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ये होगा। और धारा की दिशा समान रहेगी तो बल आकर्षण होगा, और विपरीत रहेगी तो प्रतिकर्षण। धारा की दिशा विपरीत तो प्रतिकर्षण। ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने 4 चैप्टर में इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़े रहेंगे, तो इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बन जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। इस प्रकार से आपको और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसका शेयर करें, और ताकि नए आने वाले जो वीडियो हैं, टॉपिक हैं, वो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।